हाय गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी का अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डीएनए कहते हैं। क्रोमोसोम के बारे में जैसे कि लास्ट वीडियो में देखा गया था, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएनए। डीएनए जो है सो अपने आप में एक ऐसा टॉपिक माना जाता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी है, क्योंकि ये बेस बनाता है। इससे अगर सवाल आते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, और अगर इसका कॉन्सेप्ट रहेगा तो आपके लिए आंसर देना आसान रहेगा। बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है, बहुत डेप्थ में भी नहीं जाएंगे, लेकिन जितना जरूरी है उतना जरूर बताएंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डीएनए। लेकिन डीएनए स्टार्ट करने के पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं बात करूंगा थोड़ा सा शुगर के बारे में। सकड़ा शुगर आखिर है क्या? जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं, शुगर क्या है? तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें जिसका जो फार्मूला कंपोज होता है सी एच और वो होता है 1:2:1 के रेशियो में रहता है, NH2n इस रेशियो में वो शुगर रहता है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसको मोनो कहेंगे, दो है तो डाया कहेंगे। उसी प्रकार जो है, क्योंकि सबके बारे में देखा जा चुका है, सुक्रोज क्या है। जैसे सिंपल, चलिए एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। शुगर अगर हमारा जैसे मोनो रहेगा तो शुगर का सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, ये इससे ज्यादा जो है सो ब्रेक नहीं हो सकता है, और ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये सारे के सारे जो है हमारे सिंपलेस्ट शुगर के फॉर्म में आते हैं। अब डाया है, इसका मतलब है कि दो मिलकर बनेगा, दो मिलकर बनेगा तो दो शुगर का मॉलिक्यूल मिलेगा तो जाकर आपको डाया। जैसे आपका सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है, इसलिए लैक्टोज जो है ग्लूकोज और गैल्कोटोज के बनने से होता है। यह बॉडी में ब्रेक होकर मोनोसाइकार्टिस में फ्री होता है। मतलब कहने का मतलब कि जब ब्रेक होंगे तो फ्री यूज हो सकते हैं। शुगर का मेन काम है एनर्जी देना। अभी यहाँ पर इस पर ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। अभी मेन जो हमारा जो यहाँ पे रोल है वो हम लोग बात करेंगे कि कार्बन बैटर CnH2n और O जो बनता है, इसमें जो है सो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसके ऊपर भी मतलब कि हमारा हम लोग यहाँ पे नाम आता है। जैसे नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 है तो उसको ट्राइओज कहा जाएगा, अगर 4 है तो टेट्रोज कहा जाएगा, 5 है तो पेंटोज कहा जाएगा, और 6 है तो हेक्सोज किया जाएगा। जैसे ग्लूकोज में क्या होता है, C6H12O6, तो इसका मतलब क्या, C6 है इसके, तो ग्लूकोज क्या होता है, तो ऑलवेज हेक्सोज। मतलब शुगर जो होता है वही से शुरू होता है, हेक्सोज से। तो इस प्रकार हमारा बचा, हमारा आज का जो फोकस है वो क्या है, तो पेंटोज पे है। मतलब पेंटोज का मतलब है कि जिसमें हमारा 5 कार्बन एटम हो, तो 5 कार्बन एटम का पेंटोज कहते हैं, और यही हमारा राइबोज का स्टार्टिंग पॉइंट राइबोज कहते हैं। राइबोज जो होता है, राइबोज में कितने शुगर होते हैं, तो 5 शुगर होते हैं। तो ये ध्यान ध्यान देने वाले थे। तो जाहिर सी बात है, जब हम सिंपल फार्मूला पे आते हैं तो CN2H2n प्लस और ON, तो जाहिर सी बात है राइबोज आएंगे तो क्या होगा हमारा फार्मूला, C5H10 और O5। हमारा पूरा का पूरा पर्पस यही था कि यहाँ पर इस चीज को हम लोग बनाए, मानी राइबोज पे आए। तो राइबोज में 5 कार्बन होते हैं, 10 हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन 4 होते हैं। ये हुआ हमारा आरएनए का जो राइबोज जो है हमारा फाउंड इन आरएनए पाया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं। तो राइबोज क्या, पेंटोज, एक पेंटोज शुगर थी है। इससे भी सवाल पूछा सकता है कि पेंटोज ये मोनोसाइकार्टिस है जिसमें 5 कार्बन आइटम होते हैं। सेकेंड पर यहाँ पर OH ग्रुप होते हैं। यहाँ पर आप एक चीज जो देख रहे हैं, सबसे बड़ी चीज क्या देख रहे हैं, जैसे स्ट्रक्चर पे अगर आप बात कीजिएगा तो थोड़ा सा और अगर, अच्छा ठीक है, स्ट्रक्चर पे अगर बात किया जाएगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस चीज, दोनों स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। पहले हम इस पर बात करते हैं H पे, तो ये हमारा HOCH2, इस पर उतना फोकस करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर मेन क्या है कि 5 कार्बन है, 1 2 3, हाँ एक यहाँ पर होता है 5, ठीक है, तो 5 कार्बन होता है इसमें। 5 कार्बन जो होता है मेरे, तो अब जो है सो ये जो OH है ये कहाँ पर है, तो जायज इधर से देखेंगे तो ये मेरा सेकंड पे आता है। कहाँ आता है,
तो ये सेकंड पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मेरा ये सेकंड पे आता है तो इसको हम लोग कहते हैं, तो दैट इज द इसको राइबोज का हुआ कि एच एच यहाँ पर है और ओ एच, ये ओ एच जो है दिस इज द राइबोज। लेकिन अगर ये यहाँ पे ये ओ एच हट जाए और सिर्फ एच हो जाए तो ये क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज, टू डीऑक्सीराइबोज। राइबोज में देख रहे हैं यहाँ भी ओ एच है, यहाँ भी ओ एच है। तो मैं बात करता हूँ ये जो ओ एच है फर्स्ट पे आता है, यहाँ पे आ रहा, सेकंड पे आ रहा, तो ये हमारा राइबोज। अगर एक ओ एच जो के बदले में ओ एच हटकर सिर्फ एच रह जाए तो ये हमारा एच कहाँ जाएगा, टू टू डीऑक्सीराइबोज। तो ये टू डीऑक्सीराइबोज जो है ना, यही इसी को हम लोग कहते हैं फाउंड इन डीएनए, डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज ही हमारे कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए में पाया जाता है। राइबोज के लोग आरएनए में पाया जाता है। और ये अगर एच हट जाता, वो एच हट जाता है, वो हट जाता है, सिर्फ एच बचता है, तो मेरा सेकंड कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज का जो बेसिक जो अंतर हुआ कि यहाँ पर हमारा OH रहता है और यहाँ पर मेरा क्या होता है, सिर्फ क्या रहता है, H, एक O हमारे यहाँ पर कम हो जाता है, C5H10OH। द डीऑक्सीराइबोज, अब ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि ये आरएनए और डीएनए का नहीं भाई, ये यहाँ पाया जाता है। राइबोज कहाँ पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए में क्या पाया जाता है, द डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज में हमारा एक ऑक्सीजन कम होता है और वहां पर उसकी जगह पर हमारा क्या होता है, OH की जगह पर सिर्फ एक एच रह जाता है। हाँ, अब यहाँ पर क्या है कि अब ये H जो है हमारा, डेफिनेटली जो है हमारा, ये लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए मोर स्टेबल माना जाता है। राइबोज में क्या OH ग्रुप रहता है, इसलिए ये मोर रिएक्टिव होता है और लेस स्टेबल होता है। लेकिन ये लेस रिएक्टिव होगा और मोर स्टेबल होगा, जाहिर है जो जितना रिएक्टिव होगा उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो इसलिए हमारा डीऑक्सीराइबोज जो है वो आपको रिएक्टिव भी कम होता है और स्टेबल ज्यादा होता है। द डीएनए स्टेबल इज स्टेबल स्टोरेज मॉलिक्यूल, आरएनए इज टेम्पोररी वर्किंग। तो यहाँ पर क्या आता है कि डीएनए ये क्या है, तो एक स्टेबल स्टोरेज मॉलिक्यूल का है डीएनए, और इसीलिए जो है सो, और आरएनए जो है सो इसका एक वर्किंग मॉलिक्यूल होता है। क्या ये तो और भी आगे बढ़ेंगे। अभी मेन फोकस ये करना है हमको कि राइबोज में क्या होता है कि OH होता है और डीऑक्सीराइबोज में हमारा क्या होता है, सिर्फ H होता है। और OH होने के कारण ये मोर रिएक्टिव होता है, लेस स्टेबल होता है। और सेकंड और H होने के कारण ये लेस रिएक्टिव होता है और मोर स्टेबल होता है। ये आगे इसकी आगे समझ में आया कि एक्चुअली जो है सो डीएनए इज अ वर्किंग मॉलिक्यूल एंड आरएनए इज अ वर्किंग मॉलिक्यूल एंड डीएनए इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। अब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे जाता है, तो डीएनए के पास जो हमारा इंफॉर्मेशन रहता है वो लेता है आरएनए, इसलिए कहा है वर्किंग वर्किंग प्रोटीन। आरएनए से कहा था प्रोटीन बनाता है, कौन सा प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनता है, और वो प्रोटीन जो है वर्क करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए इंफॉर्मेशन रखा, आरएनए उस इंफॉर्मेशन को लिया और वो प्रोटीन को दिया। और प्रोटीन जो है एक्चुअल काम कौन करता है, तो प्रोटीन करता है। इंफॉर्मेशन कौन रखता है, तो डीएनए रखता है। इंफॉर्मेशन पास ऑन कौन कर रहा है, तो आरएनए रखता है। तो दीज आर द, ये एक सिंपल सा चीज है कि हमारा ये फ्लो है। तो डीएनए को कहा जाता है, डीएनए स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए क्या है, तो डीएनए जो है सो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है हमारा, और एक्ट एज ए ब्लूप्रिंट, एक तरह से ये ब्लूप्रिंट के रूप में काम करता है। ऐसे समझ लीजिए, बहुत बड़ा, आगे चल कर देखेंगे हम लोग। तो डीएनए है हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्टोरेज पॉइंट है। आरएनए क्या है, उस स्टोरेज इंफॉर्मेशन को रीड करता है और कैरी इंफॉर्मेशन करता है डीएनए से, और उसी को जो है प्रोसेस करता है, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं जिसको कि हम वो प्रोटीन को देता है। और आरएनए के मदद से क्या होता है, प्रोटीन जो है सो बनता है और प्रोसेस होता है, और प्रोटीन परफॉर्म एक्चुअल वर्क हमारा प्रोटीन का। तो ये चीज जो है क्या है कि डीएनए हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर किया, आरएनए क्या होता है कि रीड और कैरी इंफॉर्मेशन करता है फ्रॉम डीएनए, और प्रोटीन जो है, प्रोटीन आरएनए की मदद से बनता है, और एक्चुअल काम जो है सो हमारा कौन करता है, तो प्रोटीन करता है। फाइनली वही हुआ हमारा। अब चलिए, अब डीएनए, डीएनए क्या है, तो डीऑक्सीराइबोलिक न्यूक्लिक एसिड जो है जीवन का जेनेटिक मटेरियल जैसे यहीं पे रहता है।
अब इसको ऐसे कर दे हम कि डीएनए क्या है कि एक बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन बुक है जिसमें काफी इंस्ट्रक्शंस भरे हुए हैं जो हर सेल को बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। दैट इज सिंपल इंस्ट्रक्शंस बुक है। नहीं, तो डीएनए कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन और यही इंफॉर्मेशन मेरा इनहेरिट होता है, ट्रांसफर होता है एक सेल से दूसरे सेल। अब डीएनए पाया कहाँ जाता है? तो डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस में, मेन डीएनए, और ये जो है सो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होते हैं। मैंने बताया था क्लोरोफिल और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए आरएनए होता है। और ये बेसिकली एक चीज है कि इनहेरिटेड फ्रॉम मदर, मदर से ही इनहेरिटेड होता है। मैच्योर आरबीसी में डीएनए नहीं होते हैं, इसको हम आगे भी देखेंगे। क्यों मदर से जाता है? जैसे अभी सवाल है ना कि जनरली जो है सो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्यों मदर? इसलिए कि फर्टिलाइजेशन एक बहुत बड़ा होता है, इसमें साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और स्पर्म छोटा होता है। इसके मेन न्यूक्लियस में मेन न्यूक्लियस डीएनए देता है। माइटोकॉन्ड्रिया यूजुअली प्रवेश करते समय नष्ट हो जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कहाँ से आता है? वो मदर साइड से मिलता है। अगर क्वेश्चन ये आता है फादर से मिलता है कि मदर साइड से मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मदर साइड से मिलता है। इससे बच्चा अपना माइटोकॉन्ड्रिया डी1 सिर्फ मदर से प्राप्त होता है। ये दैट इज ये एक इंपॉर्टेंट लाइन भी हम लोग कह सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डीएनए स्ट्रक्चर पे। तो डीएनए इज मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोइड्स। क्या होता है? तो न्यूक्लियोइड्स का एक लगातार जैसे पॉलीमर्स बनते हैं उसी प्रकार रिपीटेडली काफी रिपीट होकर वो न्यूक्लियोइड जो है सो वो बनता है। तो डीएनए क्या है? तो पोलाई न्यूक्लियोइड। क्यों पोलाई न्यूक्लियोइड है? क्योंकि इसमें एक न्यूक्लियोइड नहीं होते हैं, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोइड मिलकर जो है सो पूरा डीएनए का निर्माण करते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोइड जो है, अब इसको ऐसे बात कीजिएगा, ऐसा नहीं कि इसमें डीएनए में होता क्या क्या। तो ईच न्यूक्लियोइड क्या क्या कंटेन करता है? पहला तो आपको बता दिया पेंटोज शुगर जो डीऑक्सीराइबोज होता है। उसके होता है कि नाइट्रोजन बेस होता है, जैसे एडेनिन, थायनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये सारे हमारे नाइट्रोजन बेस है। ये चार जो है हमारे क्या है? तो नाइट्रोजन बेस है। और पेंटोज शुगर होता है और उसके साथ साथ होता है मेरा फास्फेट पी PO4 3 माइनस, मान ये है चार्ज है इसका। तो एक न्यूक्लियोइड क्या क्या करता है? नाइट्रोजन बेस करता है, एडेनिन, थायनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और पेंटोज शुगर होता है उसमें, ठीक है, और फास्फेट ग्रुप। तो डीएनए को अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? डीऑक्सीराइबोज प्लस फास्फेट प्लस बेस, और यही हमारे न्यूक्लियोइड में होता है, और इसी का जो है सो पोलाइन, मतलब काफी जो है सो एक नहीं होता, ये एक हुआ यूनिट हुआ, ऐसे ऐसे कई यूनिट मिलकर हमारा बनते हैं। तो डीएनए इज ए पोलाइन्यूक्लियोइड कंपोज ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, फास्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेस। तो जनरल अगर रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा डीएनए को तो क्या कहेंगे? डीऑक्सीराइबोज, फास्फेट और बेस, ये तीनों का जो है सो पॉलीमर्स, यही इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अब डीएनए दिखता कैसे? तो डीएनए एक ट्विस्टेड लैडर की तरह दिखता है, जैसे ऐसे देख रहे हैं ये दिस इज ये ट्विस्टेड ऐसे लैडर है, ठीक है। डबल हेलिक्स इसको इसलिए कहा जाता है। डबल हेलिक्स मेड ऑफ रिपीटिंग न्यूक्लियोइड यूनिट्स, यानी कि एक न्यूक्लियोइड में वो डबल हेलिक्स में जाता है, काफी वो हमारा काफी ज्यादा जो है सो डबल हेलिक्स में आता है, काफी ज्यादा उसमें न्यूक्लियोइड्स होते हैं। और इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले दिया था वाटसन एंड क्रिक मॉडल द्वारा बताया गया था। और इसीलिए इस सवाल भी पूछे हुए हैं कि स्ट्रक्चर किसके द्वारा दिया गया था। तो ये स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक मॉडल द्वारा दिया गया है। फ्यूचर में उतना ठीक है, ठीक है, एंटी पैरल विपरीत दिशा में उस पर उतना फोकस नहीं करना, तो उतना नहीं। सिंपल हेलेक्स है, शुगर है, बैकबोन हमारा शुगर और फास्फेट, बेस अंदर की तरफ है। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये हमारा बेस है। बेस बेस पे जब भी बनता है तो एडेनिन और थायनिन बनता है, जैसे एडेनिन के साथ हमारा थायनिन बेस बनाता है और गुआनिन के साथ साइटोसिन बेस बनाता है, जैसे एडेनिन, थायनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये ऐसे ये हमारा बेस बनता है। और ये जो है सो फास्फेट, शुगर फास्फेट जो है हमारा, ये जो लैडर है इसका, ये हमारा शुगर फास्फेट होता है, और इस बीच में इन दोनों को जोड़ता कौन है? तो ये हमारा, यही मेरा जोड़ता है शुगर जो होता है ना, सॉरी,
ये हमारा जो जितना भी आपका ये है नाइट्रोजन बेस है, ये मेरा इसको नाइट्रोजन बेस यहाँ रहता है और इसको जो है सो शुगर जो है हमारा ऐसे जो नाइट्रोजन बेस हमारा। वाई ग्वानिन अब यहाँ पर कह क्या रहा है कि जैसे ग्वानिन और साइटोसिन जो है ये क्यों स्ट्रॉन्गर देन ए एंड टी है। एडेनिन एंड थायनिन से ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है ग्वानिन एंड साइटोसिन। डीएनए बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या, ये मेरा ये दोनों है, ये एडेनिन है, थायनिन है, ये ग्वानिन है एंड साइटोसिन। यहाँ पर क्या देखा जाता है कि एडेनिन और ग्वानिन जो है ये हमारा यहाँ पर दो बॉन्ड बनता है, HO यहाँ पर और NH के साथ, ये दो बॉन्ड। लेकिन ग्वानिन और साइटोसिन में क्या होता है, हमारा तीन बॉन्ड होता है, OH, HN और HO फिर यहाँ। तो चूंकि यहाँ पर हमारा तीन बेस बनता है, तीन बॉन्ड बनता है, इसीलिए जो है सो ये हमारा ग्वानिन और साइटोसिन जो है सो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं रादर देन एडेनिन और थायनिन। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर हुआ इसका। इससे हम इस पे ज्यादा हम इस फोकस नहीं करेंगे। जिस लेवल पे है बेसिकली इतना हम समझते हैं कि मोर सफिशिएंट तो कोई चीज होता है, बट लेकिन जितना ज्यादा डिटेल जाएंगे तो और ज्यादा उलझन पड़ेगी। अब यहाँ से सिंपली इतना ही समझ लीजिए। अगर यहाँ की बात करें तो हमें जानना है, क्या जानना है सबसे पहले राइबोस क्या होता है। तो राइबोस सिंपल सी बात है, हमारा पेंटा ग्रुप का है, हमारे 5 जो है सो उसमें उसमें कार्बन होते हैं, पेंटोस शुगर इसको कहा जाता है। OH होता है राइबोज में, और उसमें OH हट के जब H आता है तो डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज होता है हमारा इस। अब यहाँ पर चूंकि एक H रहता है तो H इज लेस रिएक्टिव यहाँ पर, और OH के कारण ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ज्यादा लेस स्टेबल होता है, और ये DNA हमारा मोर स्टेबल होता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, RNA ठीक है, इससे तो हो गया है। DNA मेन जो पाया था न्यूक्लियस में पाया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया DNA पाया था। माइटोकॉन्ड्रिया जब भी आता है तो हमारा मदर साइड से आता है। साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया दोनों आते हैं। DNA में जो न्यूक्लियाइड का रिपीटिंग है। एक न्यूक्लियाइड में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, पेंटोस शुगर होता है, और ये मेरा फॉस्फेट होता है। डबल हेलिक्स आपको ऐसे नजर आता है, वाटसन और क्रिक द्वारा बनाया गया है। एडेनिन हमेशा ज्वाइन होता है थायनिन से, और ग्वानिन हमेशा ज्वाइन होता है साइटोसिन से। तो एडेनिन और थायनिन का जो बॉन्ड है वो मेरा वीक होता है ग्वानिन और साइटोसिन के बॉन्ड से, क्योंकि यहाँ पर 3 बॉन्ड बनता है और इसमें हमारा 2 बॉन्ड बनता है। बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। These are the सवाल आ सकते हैं। अब यहाँ तक तो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए। डीएनए क्या, तो पहली बात है कि इंफॉर्मेशन को, स्टोहेरिडिटी इंफॉर्मेशन को डीएनए में ऑर्गेनिज्म की पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आती है। यह इंफॉर्मेशन ट्रेड रिएक्शन को डिफाइन करती है। डीएनए के अंदर जो है सो कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है। जेनेटिक एक पूरा बहुत बड़ा बुक है जिसमें सारे इंफॉर्मेशन आप ये रखे हुए हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, स्वयं प्रकृति बनाना, मतलब डीएनए कॉपी रिप्लिकेट करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल वहां भी देखे तो डीएनए क्या करता है, अपनी सेम कॉपी तैयार कर लेता है ताकि नई सेल को जो है इंफॉर्मेशन मिल सके। कंट्रोल प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन निर्माण को नियंत्रित करता है। प्रोटीन फॉर्मेशन को नियंत्रित बताता है प्रोटीन कौन सा प्रोटीन बनेगा। डीएनए खुद प्रोटीन नहीं बनाता है, ये जस्ट क्या करता है, आरएनए को मैसेज देता है कि ये प्रोटीन बनाना है, और वो जाकर प्रोटीन बनाने का काम आरएनए इंस्ट्रक्शन देता है। आरएनए का काम है प्रोटीन बनाना। पासेस ट्रेस ऑफ रिलेक्शन, डीएनए पेरेंट से ऑफ स्क्रीन में ट्रांसफर होता है, और इसी को हम लोग वंशानुक्रमण कहते हैं या इनहेरिटेंस भी कहते हैं। डीएनए क्या है, जीन्स क्या है, तो जीन्स है डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट है। तो जीन क्या हुआ, तो डीएनए का एक स्पेसिफिक, जैसे एक बहुत बड़ा एक यूनिट है, यहाँ का ये एक स्पेसिफिक सेगमेंट हो गया जो आपको जीन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर मिलेगा भी, जैसे देख रहे हैं आपको,
ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इसमें ये क्रोमोसोम्स हो गया, ये आपका इसमें डीएनए है दोनों, और ये जो है सो स्पेसिफिक सेगमेंट जो है ये मेरा जीन है। मतलब कि इसको हम कह सकते हैं क्या कि बहुत बड़ा बुक है, उसमें जीन जीन क्या है, तो जस्ट एक रेसिपी है, उसका जस्ट एक पार्ट है। मतलब कि जीन क्या है, तो डीएनए का एक फंक्शनल यूनिट है, और वो क्या है, हमारा डीएनए का पार्ट है, डीएनए का एक सेगमेंट है। तो जो प्रोटीन या फंक्शनल आरएनए बनाने का इंफॉर्मेशन रखता है, जो बताता क्या है कि कौन सा प्रोटीन बन रहा है, कौन सा बनाना है। नॉट ऑल डीएनए, सारे डीएनए जीन होते हैं, जीन जो है सो जस्ट डीएनए का एक पार्ट होता है। तो कुछ रेगुलेटिंग डीएनए होता है और कुछ नॉन रेगुलेटिंग। जैसे जीन डिटरमाइन क्या होता है, आंख का कलर, हेरिडिटी, टेंडेंसी, ब्लड ग्रुप से क्या होगा, उनमें से लगभग 20,000 से 25,000 जीन्स होते हैं, और जीन्स आर अरेंज ऑन क्रोमोसोम्स में अरेंज। अब यहाँ तक आपको अब मैं बात करता हूँ आरएनए। आरएनए क्या है, तो वर्किंग कॉपी। डीएनए खुद तो करेगा नहीं तो आरएनए का उसका डुप्लीकेट होता है, वो आरएनए आरएनए कॉपी करता है। डीएनए न्यूक्लियस में सुरक्षित रहता है, बाहर नहीं आता है, नहीं आता है। इसलिए आरएनए क्या करता है, इसका टेम्पोररी वर्किंग कॉपी माना जाता है। तो आरएनए क्या है, जस्ट उसका टेम्पोररी वर्किंग कॉपी जो बताता है कि क्या करना है। आरएनए क्या है, तो राइबो न्यूक्लिक एक एसिड है। पहले बहुत राइबो न्यूक्लिक एसिड OH होता है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लियाइड, उसमें डबल हेलिक्स होता है, यहाँ पर सिंगल। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रोटीन में कन्वर्ट करना, यही दिस इज द फंक्शन ऑफ आरएनए। आरएनए काम क्या है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रोटीन में बदलना, कौन सा प्रोटीन बन रहा है। अब यहाँ पर जो है सो आप देख रहे हैं, साइटोसिन है, ग्वानिन है, एडेनिन है, यूरेसिल है। मतलब यहाँ पर थायनिन नहीं है। तो आरएनए में यूरेसिल होता है, थायनिन, और डीएनए में थायमिन होता है। तो यहाँ पर थायमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है थायमिन की जगह। अब मैं यहाँ पर बात करते हैं टाइप ऑफ आरएनए। एक होता है मेरा मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का मतलब क्या होता है, ये मैसेंजर मतलब मैसेज। तो आरएनए आरएनए जो है डीएनए का इंफॉर्मेशन की कॉपी लेकर आता है। तो मैसेंजर का मतलब क्या हुआ कि जो डीएनए का जो कॉपी है, उसका जो कॉपी दे रहा है, जस्ट उसका हम लोग कॉपी करते हैं। तो डीएनए ओरिजिनल बुक सेल्फ न्यूक्लियस, और एमआरएनए जो मैसेंजर आरएनए बुक कहते हैं, वो क्या आता है, उसके फोटो कॉपी को लेकर बाहर आता है। हो गया। तो एमआरएनए क्या कहता है, जो मैसेज, जो डीएनए को जो प्रोटीन बनाना होता है, या जो उसका क्या, उसका फोटो कॉपी लेकर बाहर आता है। तो कैरी जेनेटिक मैसेंजर फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स। तो आरएनए का काम क्या है, मैसेंजर आरएनए का, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से लेता है और वो राइबोसोम तक लेकर आता है। अब ट्रांसफर आरएनए मतलब ये इसको हम डिलीवरी ट्रक कहते हैं। डिलीवरी ट्रक का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर आरएनए क्या है, अमीनो एसिड को राइबोसोम्स तक लेकर आता है। मतलब कि कौन सा हमारा प्रोटीन बन रहा है, उसका एक तो इन्फॉर्मेशन हो गया, और एक जो प्रोटीन बन रहा है, अमीनो एसिड बन रहा है, उसको लेकर राइबोसोम तक पहुंचता है। मतलब कि जस्ट कोई सामान है जो मैसेज को कॉपी किया हुआ है, उसको लिया, ट्रक में भरा और उसको लेकर एक जगह पहुंचा, दैट इज डिलीवरी पार्ट इसका। तो आरएनए का ट्रांसफर आरएनए काम कहता है, जस्ट डिलीवरी ट्रक है जो आपका मैसेज जो या कोई भी पार्सल जो है सो आपको पहुंचा दिया। जैसे ट्रक का, तो आरएनए, वैसे आरएनए सही एसिड एमिनो एसिड डिलीवर करता है। तो आरएनए राइबोसोम्स, आरएनए फैक्ट्री मशीन। अब यहाँ पर ट्रांसफर टीआरएनए देख लिया, ट्रांसफर देख लिया आपने, जैसे मैसेंजर आरएनए देख लिया। वो क्या करता है कि डीएनए की कॉपी लेकर आता है। ट्रांसफर कैसे होता है, तो वो जो है टी आरएनए मतलब कि टीआरएनए ट्रांसफर करता है, और एक्चुअली जो काम कौन करता है, तो आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए बनाता है। एक तरह से फैक्ट्री है जहाँ पर की सब चीज हमारा बन रहा है। अब यही है हमारा, ये पूरा का पूरा हमारा एक सर्कुलर। अब प्रोटीन एक्चुअली जो होता है वर्किंग मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ होता है। मतलब एक्चुअली जो काम करता है वो प्रोटीन करता है। डीएनए इंफॉर्मेशन रखा, मैसेंजर आरएनए क्या हुआ, उस कॉपी को लेकर आया, ट्रांसफर टीआरएनए से वो डिलीवर हुआ, और फैक्ट्री में फिर बनता है। कौन सा प्रोटीन बन रहा है, एक्चुअल काम किसको कर रहा है, तो प्रोटीन को कर रहा है। ठीक है। अब प्रोटीन है, एंजाइम से, इस सब के बारे में है बहुत अच्छी, उतना अब जो आगे भी देखेंगे हम लोग, इसलिए यहाँ पर हम लोग बात नहीं करेंगे।
अब हम लोग यहाँ से पूरा एक स्ट्रक्चर देख लिए, डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर क्या है। म्यूटेशन कहा जाता है डीएनए सीक्वेंस में सडन चेंज। जैसे म्यूटेशन क्या कहा जाएगा, म्यूटेशन मतलब सडन चेंज। अब अब ऐसा भी हो सकता है कि सडन चेंज का मतलब क्या हुआ, हम कोई वर्ड लिखते हैं, उस वर्ड में जैसे म्यूटेशन लिखा, मान लीजिए अब इस क्या हुआ, इसका स्पेलिंग यू कहीं हटकर यू की जगह हम जैसे कुछ और चीज, या ए की जगह हम ई लिख दिए, तो दैट इज स्पेलिंग मिस्टेक। तो इसी प्रकार का यही जो है ना हमारा चेंज जो है हमारा, जैसो इसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं, या सीक्वेंस में स्पेलिंग में चेंज। डीएनए रेप्लिकेटिंग है, प्रकृति माने कि डीएनए कॉपी बनाते हैं, इसमें गलत पेज से जुड़ जाता है, जैसे ए की जगह जी जुड़ जाना। रेडिएशन, जैसे टाइप एक्स रे वाई रे डीएनए को डैमेज करते हैं या ब्रेक करके गलत पेयरिंग बना सकते हैं। कुछ केमिकल जो है सो डीएनए स्ट्रक्चर बदल देते हैं। जैसे क्या करेंगे ये, तो मोटे माने कि ये जो है स्पेलिंग को मिस्टेक कर सकते हैं। तो डीएनए एक तो है कि गलत बेस से जुड़ जाए, दूसरा क्या है कि अल्ट्रा वायलेट रेज या एक्सरे कई बार जो होता है पेयरिंग गलत कर देते हैं, ब्रेक करके पेयरिंग गलत कर देते हैं, उसके कारण म्यूटेशन हो सकता है। कुछ केमिकल भी डीएनए का स्ट्रक्चर बदल देते हैं। कुछ वायरस डीएनए में अपना जेनेटिक इंसर्ट कर देते हैं, जिससे कि जीन का काम बदल जाता है। ये कुछ इंफॉर्मेशन है। अब डीएनए जो म्यूटेशन के कारण जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, उसमें सबसे पहले आता है सिकल सेल एनीमिया। इसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं या सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो, होमोग्लोबिन जीन में चेंज होता है। नॉर्मल आरबीसी आपका राउंड होता है, और यहाँ पर म्यूटेटेड अगर आरबीसी हो जाएगा, मतलब कि पॉइंट म्यूटेशन में चेंज हुआ, कुछ ना कुछ चेंज उसमें हुआ है, और उसी को होता है सिकल सेल दरांती जैसा होता है। ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसकी कम हो जाती है, इसलिए इसको सिकल सेल अमोनिया कहता है। तो पॉइंट म्यूटेशन मतलब सब्स्टिट्यूट हो गया, कोई चीज होना चाहिए कुछ हो गया कुछ और, सब्स्टिट्यूट हो गया, बदल गया। उसके बाद थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या आता है, म्यूटेशन इन ग्लोबिन जीन, मतलब कि हेमोग्लोबिन जो है सो प्रॉपरली नहीं बन रहा है, आरबीसी वीक होगा, ये भी मेरे एनीमिया का ही पार्ट होगा। कॉजेस क्या होगा, तो म्यूटेशन इन ग्लोबिन जीन। अब जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर म्यूटेशन है सब्स्टिट्यूशन का, यहाँ पर म्यूटेशन है इन ग्लोबिन जीन के कारण, जिसके कारण हमारा होमोग्लोबिन प्रॉपरली नहीं बन रहा है। यहाँ हम आरबीसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर होमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। तो आरबीसी वीक हो जाता है हेमोग्लोबिन नहीं बनने का, और ये भी हमारा एनीमिया का ही केस है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये आपका डिलीशन म्यूटेशन, मतलब कोई वर्ड जो है वो क्या होता है, डिलीट हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, थिक स्टिकी म्यूकस बनता है, लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम इससे अफेक्ट हो जाता है। हीमोफिलिया, ये क्या होता है, म्यूटेशन इन क्लॉटिंग फैक्टर। अगर म्यूटेशन इन क्लॉटिंग फैक्टर, तो ब्लड क्लॉटिंग सही ढंग से नहीं होता है, इसके कारण में एक्सेस ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये सारे के सारे हमारे जो है सो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कहीं ना कहीं हमारा सिकल सेल अमोनिया हो गया, थैलेसेमिया हो गया, साइटोसिस सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ, और ये है हेमोफिलिया, हीमोफीलिया, तो ब्लड क्लॉट के कारण। ये दोनों हमारा डायलिसिस है, और ये हमारा लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारा संबंध है, फाइब्रोसिस। एक टर्म आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टेक्निक है, किसी व्यक्ति का यूनिक डीएनए आइडेंटिटी की पहचान करना, मतलब कि जैसे फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं, उसी प्रकार हर व्यक्ति का डीएनए पैटर्न भी यूनिक होता है। डीएनए को पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको कटिंग किया जाता है, आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे कटिंग होता है। डीएनए फ्रैगमेंट सेगमेंट किया जाता है, और बैंड फ्रॉम इसे आगे हम लोग देखेंगे, है ना। इसमें मेन चीज हमें यही जानना है कि जैसे बहुत लोगों का क्या होता है ना, कि डीएनए में के कुछ रीजन्स में शॉर्ट सीक्वेंस बार बार रिपीट होते हैं। जैसे एक चीज बता, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि डीएनए में क्या होता है कि मैक्सिमम जो डीएनए आपका सबका मोटा मोटी सर्टेन पोर्शन जो डीएनए, कुछ डीएनए जो होते हैं वो हर इंसान का इंडिविजुअल हो जाता है। जैसे फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, उससे सर्टेन डीएनए जो है हर इंसान का क्या होता है, तो यूनिक हो जाता है।
और उसी से जो है सो सारी चीजें पता लगाया जाता है। वही डीएनए पैटर्न से हम लोग क्या करते हैं कि पता लगाते हैं इंडिविजुअल, जैसे फिंगरप्रिंट्स हमारा बिल्कुल अलग होता है हर आदमी, उसी प्रकार डीएनए का जो ये जो बहुत छोटा पोर्शन होता है वो भी सबका यूनिक होता है। इसी से हमारा फोरेंसिक साइंस और केमिकल आइडेंटिफिकेशन, पैटर्न फादर चाइल्ड रिलेशनशिप भी टेस्ट होता है और जेनेटिक डिजीज का आइडेंटिफिकेशन भी इसका मेन होता है। अब कुछ चीज होता है वेरिएबल नंबर टेंडर रिपीट, इसको कहा जाता है कि वेरिएबल नंबर टेंडन। वेरिएबल नंबर टेंडन का मतलब है कि डीएनए के कुछ रीजन्स में शॉर्ट सीक्वेंसेस, छोटे सीक्वेंसेस बार बार रिपीट होते हैं। इन रिपीट संख्या जो होती है हर व्यक्ति में डिफरेंट, जैसे कुछ शॉर्ट सीक्वेंस, जैसे आपका एक पर्सन हो गया ATGC, देख रहे हैं रिपीट है, 3 बार रिपीट हो रहा है। अब बी में क्या हुआ कि ये 5 बार रिपीट हो गया, ठीक है। तो हर व्यक्ति में जो है सो ये रिपीटों की संख्या जो है सो हमारा अलग अलग होती है, और यही जो है सो डीएनए को हमारा यूनिक बनाता है। तो VNTR क्या है? द वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। ये जो कुछ रीजन शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, और ये जो नंबर ऑफ रिपीटिशंस होते हैं यही हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। रिपीट की संख्या हर व्यक्ति में डिफरेंट होती है, और यही डिफरेंस जो है सो यूनिक डीएनए का पैटर्न होता है। तो VNTR नॉन कोडिंग डीएनए, नॉन कोडिंग डीएनए का क्या है मतलब है कि ये जैसे देखिए एक कोडिंग होता है, कोडिंग का मतलब क्या क्या कौन प्रोटीन वगैरह बनाना है, और ये जो है सो उससे रिलेट नहीं करता, और ये बाकी चीजों से। एक होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस, डीएनए सेगमेंट को साइज के आधार पर अलग करने का टेक्निक। डीएनए जैसे हम देख चुके हैं निगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है पॉजिटिव साइड की ओर मूव करता है। जब डीएनए क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, जाहिर से होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो जाहिर से नेगेटिव पॉजिटिव मूव करता है, तो मूव करता है। अब डीएनए सैंपल को जेल में डाला जाता है, इसमें से करंट पास किया जाता है, स्मॉल फ्रेगमेंट जो है तेजी से आगे बढ़ते हैं और लार्ज फ्रेगमेंट जो है धीरे धीरे चलते हैं, और यही जो हमारा बैंड और पट्टी बनाता है, डिफरेंट बैंड बन जाते हैं, और जिसके कारण जो है हमारा क्या होता है एक डीएनए फिंगरप्रिंट हमारा एक पैटर्न सेट पैटर्न बनता है, और यही डेफिनेटली हमारा अलग अलग करता है। तो VNTR क्या है? वेरिएशन क्रिएट करना, मतलब कि हमारा स्मॉल सीक्वेंट रिपीटिशन है, और जेल इलेक्ट्रोलिसिस है वेरिएशन दिखाना, मतलब कि वो वेरिएशन जो है सो कैसे दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है जब जेल डालकर जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराते हैं तो छोटे वाले जो होते हैं वो मेरे तेजी से मूव करते हैं, बड़े वाले धीमे धीमे मूव। तो ये जो मूवमेंट का जो सिलसिला जिसके कारण जो है सो एक बैंड बन जाता है, और यही बैंड हमारा वेरिएशन को दिखाता है। तो VNTR वेरिएशन क्रिएट करता है, जबकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारा वेरिएशन दिखाता है। तो यहाँ से अब तक तो हम लोग बात किए डीएनए के बारे में, और भी चीजें डीएनए में जैसे डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो सब आगे देखेगा उस। यहाँ पर आज के लिए यहाँ तक के लिए जो है सो डीएनए के बारे में इतना ही अप्रोच कर रहा है। अब हम बात करेंगे सीधे प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी का सिद्धांत। ये देखिए बेसिकली इसमें सिर्फ ऐसे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन 3-4 चीज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2-4 सवाल रह भी सकते, नहीं भी रह सकते, लेकिन ये जान लेना जरूरी है, क्योंकि इसी के बाद जो है सो हमारा ये चैप्टर को क्लोज कर पाएंगे। वाई नीड जेनेटिक? जैसे हम डेली ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, मैंगो सीड से मैंगो प्लांट होता है, ह्यूमन से इंसान बन रहा है, चिल्ड्रन रिसेंबल अपने पेरेंट्स पे रिसेंबल करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि रिसेम्बलेंस भी है, और कई बार देखते हैं कि डिफरेंस भी होते हैं, जैसे हर इंसान दूसरे से डिफर हो जाता है, यहाँ तक कि एक फादर के 2 बच्चे वो भी अलग अलग हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। तो 2 चीजें, एक है कि कुछ चीजें हमें आ रहा है, रिसेम्बलेंस है, वहीं पर हमारा वेरिएशन है। तो वेरिएशंस और रिसेम्बलेंस दोनों चीज हमें नजर आता है, मतलब कंटिन्यूटी भी नजर आता है, और हमारा डिफरेंस विद इन द एचएसएस। तो इसी को जो समझने वाला साइंस है, इसी को हम लोग जेनेटिक कहते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलता है, और ये कैसे होता है इसी साइंस को हम लोग जेनेटिक कहते हैं। तो हेरिडिटी क्या है हमारा?
हेरिडिटी कहता है ट्रांसमिशन ऑफ सेल, जो गुण हमारा ट्रांसमिट हो रहा है, जैसे आई कलर, ब्लड ग्रुप, यही हमारा क्या है कि हेरिडिटी है, जो पेरेंट्स से ऑफ स्क्रीन में पास ऑन होता है। तो हेरिडिटी क्या होता है? एक्सप्लेन रिसेम्बलेंस, और हमारा उसके साथ साथ जो है सो रिसेम्बलेंस हेरिडिटी कैसे रिसेम्बलेंस होता है। तो जेनेटिक क्या है? तो एक स्टडी है आपके ट्रेड हेरियंस का, इनहेरिटेंस का, वो कैसे पास ऑन हो रहा है, यही जानना जेनेटिक है। और कैसे पैरेंट ऑफ स्पिन में सिमिलरिटी और साथ ही साथ वेरिएशंस भी आ रहा है। सोर्सेस ऑफ वेरिएशंस क्या हो सकते हैं? एक तो म्यूटेशन हो सकता है, जाहिर सी बात है। दूसरा है कि सडन डीएनए में चेंज होगा, म्यूटेशन कहते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब कि हमारा ड्यूरिंग मियोसिस जो है, हमारा जेनेटिक का क्या है कि हमारा दोबारा रिकम्बाइन कर जाए, या रैंडम फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो कोई भी हो सकता है। तो हमारा यहाँ पर रिसेम्बलेंस भी आते हैं और सोर्सेस ऑफ वेरिएशन, सिंपल। अब है कि जॉर्ज मेंडल जो 1822 से 1884 में थे, उनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक कहते हैं। क्यों? इसलिए कि इनके द्वारा ही इसके संबंध में जानकारी दी गई थी। सवाल इसमें रहता है क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक कौन है, ये पूछा जाता है। दूसरा क्या है कि पूछा जाता है कि किस पर काम किए थे। ये पी प्लांट्स पे काम किए थे, पिशुम सटिवम। कभी हो सकता है कि ये नाम भी पूछ दिया जाए, या पी प्लांट्स भी पूछा जाता है। मंडल ने काम किया, जो वर्क किया था, वो किस पर काम किया था? तो पी प्लांट्स, पिशुम सैटिवम में काम किया था, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, क्यों इस पर लिया था? क्योंकि ये आसानी से ये ग्रो होते, आसानी से ग्रो होते, और इनका कंट्रास्टिंग ट्रेंड जो है सो बिल्कुल जैसे डिफरेंट लक्षण है, तो बहुत आसानी से विजुअल होता है। तीसरा, इनका शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, ये बहुत कम समय में ग्रो हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, कम समय में ग्रो है तो वेजिबल, तो इस पर स्टडी करना ज्यादा आसान हुआ। इसीलिए जो है सो उन्होंने जो पी प्लांट को सेलेक्ट किया, जो आसानी से ग्रो हो जाए, कंट्रास्टिंग ट्रेट अगर है तो क्लियर विजिबल हो, और शॉर्ट लाइफ साइकिल। मंडल ने लगभग 2 सालों तक इसका अध्ययन किया। उन्होंने क्या पाया 2 साल के अध्ययन में, कि अगर दो प्लांट, एक टॉल प्लांट, एक ठगना प्लांट, टॉल प्लांट और डॉट प्लांट, तो देखा गया कि टॉल प्लांट हमेशा टॉल प्लांट ही उत्पन्न कर रहे हैं, और लंबा प्लांट जो है, छोटा प्लांट जो है, हमेशा छोटा प्लांट ही उत्पन्न कर रहे हैं। ये पैटर्न इन्होंने जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन पाया, और सेल्फ पॉलिनेशन में भी यही चीज हमारा बना रहा। मतलब कि टॉल प्लांट से हमें, अगर टॉल प्लांट है हमेशा टॉल प्लांट होता है, और डॉट प्लांट से हमेशा डॉट प्लांट ही होता है। और इसी को उन्होंने कहा, ऐसे प्लांट्स को प्योर ब्रीडिंग कहा जाता है, शुद्ध प्रजनन, या ट्रू ब्रीडिंग कहा जाता है। हर ट्रेड हर जनरेशन में सेम रहता है। लंबा ट्रेड का मतलब क्या? लंबा है तो लंबा है, तो ये छोटा होगा तो छोटा, ऐसे ये ट्रेड हुआ। तो यही ट्रेड जो है सो चूंकि हर जनरेशन में सेम रहता है, इसलिए इसको प्योर ब्रीडिंग या ट्रू ब्रीडिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक। तो ये हमारा मंडल का जो है सो क्या था कि ये एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने उन्होंने क्या किया था, जब पी प्लांट पे उन्होंने स्टडी किया था, तो ये देखा गया कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है सो, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक प्लांट लंबा लगा है, फिर उससे जो होगा पैदा होगा, वो भी हमारा लंबा पौधा ही होगा। छोटा पर टिगना पौधा हुआ तो टिगना पौधा ही होगा। तो ये हमारे ट्रेंड में हमारा वही रहता है। अब इन्होंने क्या किया कि अब यहाँ से बात करते हैं, इस प्रयोग को थोड़ा सा और आगे बढ़ा। मोनोहाइब्राइड क्रॉस, मोनोहाइब्राइड क्रॉस ने क्या किया इन्होंने, कि एक टॉल प्लांट लिया और एक डॉट प्लांट, बोना पौधा गया, दोनों को इन्होंने क्रॉस किया। और उस ये था कि इस ट्रेड कैसे मतलब इनहेरिटेड, मतलब कि एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया, दोनों को क्रॉस किया। तो क्रॉस किया तो इसको कहते हैं टीटी, मतलब प्योर टॉल, और टीटी, स्मॉल टीटी का प्योर टॉल। तो अब यहाँ पर क्या देखा गया कि जो फर्स्ट जो जनरेशन है, मतलब कि फर्स्ट फिलिए जनरेशन कहा जाता है क्या, कि जैसे एक बार तो क्रॉस करा दिया, तो उसमें क्या देखा, क्रॉस कराने के बाद जो आया, उसमें क्या देखा कि सभी प्लांट जो है टॉल है, कोई भी उसमें डॉट प्लांट नहीं आया। कि जब एक बार क्रॉस करा कर जब उसको किया गया, देखा क्या गया, तो फर्स्ट कहा गया इसको, इसमें जो है सो सभी प्लांट उनको टॉली मिले, कोई भी हमारा जो है सो
टिग्ना प्लांट या मोना प्लांट उसमें नहीं मिला, या कोई मीडियम हाइट का प्लांट नहीं। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि इसमें जो है एक ही पेरेंटल डोमिनेंट ट्रेन, मतलब कि इन्होंने कहा कि एक कुछ ट्रेन डोमिनेंट होते हैं और कुछ ट्रेन जो है डोमिनेंट नहीं रिसीविंग। तो जो डोमिनेंट ट्रेंड होते हैं उसमें देखा गया कि ऑलवेज जो है सो डोमिनेट करते हैं, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन में ऑलवेज जो टॉल प्लांट देखा गया और टॉल सभी टॉल है, पौना पौधा कोई नजर नहीं है। लेकिन जब उसी को सेल्फ पॉलिनेट किया जाएगा, उसी सेकंड में देखा गया क्या कि हमारा जो है सो यहाँ पर जो रिजल्ट जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट हमारा उल्टा आ गया। उल्टा क्या हुआ कि पहले में क्या कि सभी हमारे टॉल रहे, लेकिन सेकंड में क्या देखा गया हमारा कि 3 हमारा टॉल हुआ तो एक मेरा बॉना। अगर दोनों को क्रॉस करा है तो जाहिर सी बात है कि हमारा चूंकि डोमिनेंट प्लांट डोमिनेंट ट्रेड है, इसलिए हमारा 3 जो है हमारा टॉल हुआ और एक मेरा डॉट हुआ। तो फाइनली इसलिए इसको हम लोग कहते हैं F2 में क्या पाते हैं, 3:1 का रेशियो में पाया जाता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस डोमिनेंस होता है, F1 डोमिनेंस होता है और F2 में जाकर 3:1 में मापते 4 बनता है, 3 आपका टॉल बनेगा, एक आपका डॉट बनेगा। तो पहले तो F1 और F2 आपको क्लियर होना चाहिए। F1 का मतलब एक बार हुआ और F2 में उसी को जब हम सेल्फ पॉलिनेट करते हैं दोबारा एक उखाड़ कर फिर दोबारा डालते हैं, तो दैट इज नोन एज। ठीक है। अब एक होता है जीनोटाइप और एक होता है फेनोटाइप। देखिए ये ऑलवेज आप देखिएगा ना, जीनोटाइप और फेनोटाइप जो है वो ऑलवेज जो है पूछा जाता है व्हाट इज द फेनोटाइप, व्हाट इज द। तो जीनोटाइप होता है आपको अंदरूनी जो नजर अंदर से नजर आ रहा है, और फेनोटाइप जो विजिबल जो दिखाई पड़ रहा है। तो जीनोटाइप ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप, और फेनोटाइप जो है ऑर्गेनिज्म का विजिबल अपीयरेंस। ठीक है। तो जीनोटाइप का मतलब ये हुआ कि जो मेरा अंदर है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, जेनेटिक है। और फेनोटाइप का था जो हमारे लंबा पतला मोटा या कह लीजिए आपका लाल पीला, ये सारे मेरे फेनोटाइप। ठीक है। अब ये जो है हमारा जीन का मतलब मेकअप जीन। जैसे आप यहां पर देख लीजिए, अब यहां पर मैं इसको हम थोड़ा देर बाद हम देखते हैं एलिज का मतलब क्या होता है। जीन अगर एक ट्रेड है तो एलिज कहते हैं उसके ऑप्शंस क्या क्या है। जैसे लंबाई क्या वो ट्रेड है। अब उसके एली ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, लंबा भी हो सकता है, बौना भी हो सकता है, मीडियम हाइट का। तो ये जो ऑप्शंस है इसी को हम लोग एलिज कहते हैं। जैसे कलर, जैसे हरा भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है और डिफरेंट है। तो ये मेरे एलिज हो, तो जितने ऑप्शंस हो सकते हैं उसको हम एलिज कहते हैं। तो अब एग्जाम्पल के लिए क्या है, जैसे हम क्या देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि सभी हमारे लंबे हैं, तो यहाँ पर जैसे कि हमारा टीटी टीटी टीटी। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, टीटी आपका 2 है, दोनों दोनों है। ये आपका एक लंबा है, एक छोटा है, और एक दोनों छोटा है, दोनों छोटा टी। तो ये अगर ऐसा कुछ हम शो कर रहे हैं तो दिस इज नोन एज हमारा, इसको हम जेनोटाइप कहेंगे। सेम फेनोटाइप क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों है तो टॉल है, टीटी है, मतलब यहाँ पर एक बड़ा टी है एक छोटा टी है, लेकिन फिर भी क्या है कि ये टॉल ही हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इसको फेनोटाइप। मतलब ये दिखाई तो पड़ रहा है हमारा, दिखाई क्या पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि लंबा है, विजिबल है, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या एक बड़ा टी और एक छोटा टी मिल रहा है, भले ही वो लंबा है लेकिन इसका जेनोटाइप मेरा अलग है। इसे जेनोटाइप इज जेनेटिक मेकअप एंड फेनोटाइप इज ऑब्जर्व। अब फर्स्ट फेनोटाइप में हम लोग कहते हैं, अब फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट फिनाइल जनरेशन में यहाँ पर क्या होगा मेरा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जब हम क्रॉस कराते हैं टीटी और इसको, तो रिजल्ट क्या है, सारे हमारे क्या होते हैं ऑफ स्प्रिंग हमारा टी और टी है। तो फेनोटाइप में क्या होंगे मेरे, सारे के सारे हमारे क्या होंगे, हमारे लंबा ही नजर, विजिबिलिटी क्या होगी तो लंबा नजर आएंगे। इसलिए फिनोटाइप में क्या होगा, ऑल हमारा क्या होगा, हमारा हमारा सेम होता है। ठीक है, ऑल सेम। लेकिन अब यहां पर मेरा हो गया, लेकिन जब हम सेकेंड जनरेशन में आते हैं
तो वहां पर क्या देख रहे हैं कि ये इस प्रकार का है, जैसे टीटी टीटी ये हमारा 2 बनता है टीटी, और ये मेरा 1 बनता है, 1:2:1 के रेशियो। तो जेनोटाइप वहां पे क्या हो जाते हैं, जैसे देख रहे हैं ना, टीटी हुआ, ये टीटी हुआ छोटा, तो 1:1, ये 2, ये देख रहे हैं 1:2:1 के रेशियो। तो F2 में जो हमारा जीनोटाइप क्या हो जाए, 1:2:1। लेकिन जब हम F1 में F2 की बात करें, फेनोटाइप की बात करेंगे, क्योंकि 3 लंबा हो रहा है और एक मेरा डॉर्फ हो रहा है, तो इसलिए उसको, तो फेनोटाइप को हम कहते हैं 3:1। तो सवाल आंसर यही आता है कि अगर हम दो, एक लंबा या चौड़ा, या आपको डिफरेंट कलर, जैसे अब डिफरेंट कलर में क्या होगा हमारा, येलो और ग्रीन, ठीक है। तो एक जो डोमिनेंट ट्रेंड होते हैं वो मेरा फेनोटाइप में हमें नजर आते हैं। तो फेनोटाइप में जब नजर आएंगे मेरे, तो जाहिर सी बात है कि तो जो हमारा, तो जेनोटाइप में तो जेनेटिकली डिफरेंट होता है, इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता विजिबिलिटी से, तो इसीलिए मेरा जेनोटाइप 1:2:1 रहता है, जबकि हमारा F2 में जो है फेनोटाइप में हमारा 3:1। जबकि F1 में जीनोटाइप भी सेम होता है और फेनोटाइप भी सभी हमारे सेम होते हैं। वो पहले भी देख चुके थे हम, इसको जो हम क्रॉस करा रहे हैं, तो F1 में जैसा था वैसा ही रहता है, और इसलिए तो ये मेरा हॉट डॉग। लेकिन जब हम डाईहाइड्रेट हाइब्रिड का मतलब होता है जहां पर कि हम दो ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर मैंने एक ही ट्रेड की बात की थी, लंबा होगा या फिर कलर डिफरेंट होगा। यहाँ पर क्या होता है, अगर हम दो दो ट्रेड को लेकर बात करते हैं, जैसे लंबाई के साथ साथ उसका कलर भी, या शेप और कलर दोनों, दो ट्रेड हुआ तो शेप हुआ, तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इतना लगे कि F2 जनरेशन में हमारा फेनोटाइप रेशियो हो जाता है 9:3:3:1 के रेशियो, जैसे उसको याद कर लीजिए, ज्यादा डिटेल में जाएगा तो संभव नहीं, समझे ना। और जेनोटाइप जो है सो 9 टाइप का होता है, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। एलिज हो गया, जीन्स हो गया, मेंडल के कुछ सिद्धांत हैं जिस पर की बात करेंगे। लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, हर ट्रेड जो है सो, जैसे लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, हर ट्रेड जो है सो दो एलिज के द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे दो ट्रेड क्या हुआ, अगर अगर मेरा ट्रेड अगर लंबाई है, तो जाहिर सी बात है कि एक लंबा होगा एक छोटा होना होगा, तो दो अलग अलग ट्रेड हो, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। मतलब कि हर ट्रेड के दो, कम से कम हर ट्रेड दो एलिज के द्वारा हमारा हमारा नियंत्रित होते हैं, डोमिनेट होते हैं, ठीक है। दो एलिज रहते हैं, उसी लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहते हैं, तो मैंने कि जब दो ट्रेड हमारा चलता है, जब किसी ट्रेड का दो कंट्रास्टिंग एलिज होते हैं, जैसे लंबा और पौना, ये दो कंट्रास्टिंग कर, तो उसमें से एक मेरा डोमिनेट करता है, डोमिनेट एलिज एक्सपर्ट मैंने कि एक्सप्रेस होता है, दिखाई पड़ता है, रिसीविंग जो है सो छिपा रहता है, वो दिखाई नहीं। तो ये समझ के हर ट्रेड के दो एलिज होते हैं, और हर ट्रेड में दो कंट्रास्टिंग एलिज जो है लंबाई और बौना, तो उसमें से एक ट्रेड हमारा क्या होता है, डोमिनेट हो जाता है, और एक ट्रेड मेरा छिपा है। तो डोमिनेट होते हैं उसको हम लोग वो एक्सप्रेस होता है, और रिसीविंग जो छिपा रहता है उसको रिसीविंग कहते हैं। मीडियम हाइट लेकिन नहीं बनते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेड डज नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ अदर। कहने का मतलब है कि इनहेरिटेंस ऑफ एक ट्रेड का ही अगर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि एक ट्रेड का इनहेरिटेंस जो दूसरे ट्रेड से इंडिपेंडेंट होते हैं। दूसरे ट्रेड जैसे रंग हुआ, रंग का अलग अलग होता है, रंग हुआ लंबाई हुआ, तो दो दो ट्रेड हो गया ना, एक रंग का हो गया एक लंबाई, तो दोनों ट्रेड जो है क्या है कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे, ऐसा नहीं कि एक के कारण दूसरा इफेक्ट हो। तो अब इसी प्रकार जो ये तीन नियम है, लिमिटेशंस ऑफ मेंटल लॉ के कुछ नियम थे, इनकी अपनी भी कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि मेंडल ने कुछ बेसिक अवधारणा, मेंडल लॉ सभी ट्रेड पर लागू नहीं होते, कुछ जेनेटिक पैटर्न कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं। जैसे कुछ है मेंडल लॉ, लिंक जीन्स, जैसे कुछ जीन्स एक ही क्रोमोसोम्स के पास होते हैं, ये इंडिपेंडेंट असॉर्ट पूरा नहीं करते हैं। संबंधी में कुछ जीन्स जैसे एक ही क्रोमोसोम्स पर पास होते हैं, बहुत पास होते हैं, तो जिसके कारण वो इंडिपेंडेंट, अब दो जीन होगा तब ना इंडिपेंडेंट एसोसिएट करेगा, लेकिन चूंकि बहुत पास होने के कारण क्या होता है, वो लिंक जी इतना क्लोज हो जाते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली एसोर्ट एक दूसरे से अफेक्ट कर जाते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस,
डोमिनेंस एलील पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं होता है, कई बार जो है सो आपको इंटरमीडिएट जो फेनोटाइप भी बन जाते हैं, जैसे दोनों का मिक्स बन गया। जैसे इसी में आते हैं, आपको कहते हैं कि जैसे मान लीजिए जैसे एक गाय है, उजला और भूरा। ये उजला और भूरा अगर दो ट्रेड है, तो दो कलर है, तो कई बार मिक्स होने पर दोनों जो है चितकबरा टाइप का हो जाता है, ऐसा होता है। कोडोमिनेंस, ये इसी मात्र एली यूजुअली एक्सप्रेस, अगर यूजुअली यहाँ पर कोडोमिनेंस का यूजुअली एक्सप्रेस होता है, जैसे आपका ब्लड ग्रुप ए बी यूजुअली एक्सप्रेस दोनों आ गया, मल्टीपल दो से अधिक एलीज भी हो सकते हैं, ठीक है। पोलाइजेनिक इंटेलिजेंस, बहुत जीन नियंत्रित, एक ट्रेट कई जीन द्वारा नियंत्रित हो सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट बहुत बार इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे न्यूट्रिशन, हाइट, स्किन टोन वगैरह सब चीज पर। तो बेसिकली यही था हमारा पूरा आज का टॉपिक था जनरल। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। चलिए आप इसको सुने, बहुत बहुत धन्यवाद, काफी ज्यादा। और अगर आपको समझ में नहीं आया, फिर से लगता है कि आपको किसी और टॉपिक की जरूरत, तो आप मुझे इस फोन पे आप मैसेज दे सकते हैं, 8789632844, 8789632844। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल फ्री क्लास चल रहा है यहाँ पर। आप फोन करके एड्रेस ले लीजिए, मैं आपको बता दूं। अगर कंकड़बाग में है, तो आपका फ्री क्लास आराम से अटेंड कर सकते हैं, विदाउट एनी फीस, कोई फीस नहीं लगेगा। आपको अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज इस क्लोज को यहाँ पर क्लोज करता हूँ।